कहानी की शुरुआत में एलेक और जूवी मॉरिसन नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में बहुत उदास बैठे होते हैं। वो पिछले कई साल से चाह रहे थे कि उनके घर में कोई बच्चा पैदा हो, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। जब उन दोनों की ही रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है कि शायद जूवी किसी सदमे की वजह से गर्भधारण नहीं कर पा रही है, इसलिए वो उन्हें स्ट्रेस छोड़कर खुश रहने की सलाह देता है। लेकिन खुशी तो उनकी जिंदगी से जैसे रूठ सी गई थी। रात को जूवी एलेक्स से कहती है कि क्यों ना वो कोई बच्चा गोद ले लें। वो उसे एक अनाथ आश्रम का कार्ड भी दिखाती है जिसे हॉस्पिटल में कोई उसके पास रखकर चला गया था। एलेक इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि किसी दूसरे के बच्चे को शायद वो उतना प्यार न दे पाए। लेकिन जूवी की खुशी के लिए वो अगले दिन उसे लेकर उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वो आश्रम की इंचार्ज मिसेस लैंग से मिलते हैं, जो उनसे पूछती है कि क्या उनका कोई और भी बच्चा है। ये सवाल सुनकर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर जूवी बताती है कि एक एक्सीडेंट के बाद से वो गर्भधारण नहीं कर पा रही है। ये कहते हुए वो रोने लगती है, इसलिए मिसेस लैंग उससे ज्यादा नहीं पूछती कि वो किस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी। अब वो उन्हें अपना आश्रम घुमाने लगती है तो जूवी की नजर एक छोटे लड़के पर पड़ती है जो बाकी सारे बच्चों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने किसी सेल्समैन के जैसा सूट पहन रखा था और सर पर एक गोल हैट लगा रखा था। जूवी को देखकर वो उसकी ओर मुस्कुराने लगता है। मिसेस लैंग अब उनसे कहती है कि उनके सारे बच्चे बहुत स्पेशल हैं और वो उन्हें स्पेशल घरों में ही भेजते हैं, इसलिए वो कहती है कि गोद लेने की प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। इसके बाद वो वापस जाने लगते हैं तो वही बच्चा खिड़की में से जूवी को देखकर फिर से मुस्कुराता है और उसकी ओर अपना हाथ हिलाता है। जूवी भी मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ हिलाती है और फिर वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एलेक खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री का मालिक था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसके खिलौनों की डिमांड मार्केट में बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो जैसे तैसे बैंक से लोन लेकर फैक्ट्री को चला रहा था और बड़ी मुश्किल से अपने वर्करों को उनकी सैलरी दे पा रहा था। जूवी भी अपना एक बुक स्टोर चलाती है और उसने खुद भी बच्चों के लिए कई किताबें लिखी होती हैं, लेकिन पिछले कई साल से उसने भी लिखना छोड़ रखा था। आज वो जल्दी ही स्टोर बंद करके घर आ जाती है। थोड़ी देर में उसके दरवाजे पर नॉक होती है। वो दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि ये वही लड़का होता है जो अनाथ आश्रम में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अपना नाम इलाई बताता है और जूवी के हाथ में एक फॉर्म पकड़ाकर कहता है कि आश्रम वालों ने उनकी एप्लीकेशन मंजूर कर लिया है और मिसेस लैंग ने उसे उनका बेटा बनकर यहाँ रहने के लिए भेजा है। अब घर के अंदर आकर वो उससे चाय मांगता है, लेकिन जूवी उसकी उम्र के हिसाब से उसे गर्म दूध ला कर देती है। इसके बाद जब वो टीवी पर उसके लिए कार्टून चैनल लगाती है तो वो इसकी जगह उससे न्यूज चैनल चलवाता है। जूवी को वो लड़का बहुत अजीब लगता है और जब उसकी समझ में कुछ नहीं आता तो वो एलेक को फोन करके घर पे बुला लेती है। वो उसे बताती है कि उसने अनाथ आश्रम फोन किया था, लेकिन किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। इसलिए अब वो सच्चाई जानने के लिए उसे साथ लेकर अनाथ आश्रम की ओर चल देते हैं। रास्ते में इलाई एलेक से उसके बिजनेस और देश में चल रही आर्थिक मंदी के बारे में बात करने लगता है तो वो भी हैरान रह जाता है, लेकिन एक 7 साल के बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें उन दोनों को ही बहुत प्यारी लगती हैं और बड़ी मुश्किल से वो अपनी हंसी रोक पाते हैं। अब वो अनाथ आश्रम पहुंचते हैं तो एक इमरजेंसी मेडिकल वैन में किसी को ले जाया जा रहा होता है और उन्हें पता चलता है कि मिसेस लैंग अचानक बीमार पड़ गई हैं। अब अनाथ आश्रम की अकाउंटेंट जेन वो फॉर्म देखती है तो उसे ये कंप्लीट लगता है। वो उनसे इसे लेकर रख लेती है और कहती है कि मिसेस लैंग के ठीक होते ही वो उनसे कांटेक्ट करेगी। तब तक वो चाहे तो इलाई को अपने साथ रख सकते हैं। जूवी ये सुनकर खुश हो जाती है और एलेक भी उसकी बात मानकर इलाई को अपने साथ घर ले जाने लगता है, लेकिन जूवी के इस फैसले से वो ज्यादा खुश नहीं था। रास्ते में जब वो दोनों कोई बात नहीं करते तो इलाई उनकी इस खामोशी को तोड़ने के लिए कार में बज रहे गाने के साथ साथ खुद भी गाना गाने लगता है और उन दोनों से भी अपने साथ गाने के लिए कहता है। ये देखकर जूवी अपने आप को गाने से रोक नहीं पाती और उसकी खुशी के लिए एलेक को भी गाना गाना ही पड़ता है, क्योंकि आज कई साल बाद वो इतनी खुश दिख रही थी। रात को जूवी इलाई का सूटकेस खोलकर देखती है तो इसमें उसका सूट और टाई बहुत ही तरीके से रखे हुए होते हैं। तभी वो बाथरूम से बाहर आकर उसे समझाने लगता है कि कौन सा टूथपेस्ट ज्यादा अच्छा रहता है। जूवी को उसके मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर बहुत हंसी आती है और वो हंसते हुए एलेक को ये बताने लगती है, लेकिन जब वो सोने का बहाना बनाता है तो वो समझ जाती है कि एलेक इलाई को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और फिर वो भी उदास होकर बाहर बैठ जाती है। जब इलाई उसे इतनी गहरी उदासी में देखता है तो वो किताबों की अलमारी में से एक मोटी सी किताब निकाल कर लाता है और उससे इसे पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। जूवी इस किताब को तो नहीं, लेकिन उसे बच्चों की कहानियों वाली एक किताब पढ़कर सुनाने लगती है। किताब सुनते हुए वो उससे आज रात अपने पास सोने के लिए कहता है तो वो फर्श पर उसके साथ ही सो जाती है। सुबह को जब वो उठती है तो इलाई टकटकी लगाकर उसे ही देख रहा होता है। वो उसे बताता है कि एलेक आज बहुत जल्दी काम पर चला गया है, लेकिन असल में वो कुछ लोन लेने के लिए बैंक गया होता है क्योंकि उसने पिछले 2 महीने से अपने वर्करों को उनकी सैलरी नहीं दी थी। लेकिन एलेक ने पहले ही काफी लोन ले रखा था, इसलिए बैंक उसे लोन देने से मना कर देती है। अब फैक्ट्री पहुंचकर जैसे तैसे वो अपने वर्करों को समझा तो देता है, लेकिन शर्मिंदगी और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर पर इलाई जूवी से एक दरवाजे के बारे में पूछता है जो हमेशा बंद रहता था। वो उसे बताती है कि ये एक बेडरूम है, लेकिन इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है।
अब वो दोनों पास के एक गार्डन में घूमने जाते हैं तो वहाँ भिखारी जैसा दिखने वाला एक आदमी उनसे बात करने लगता है और अपना नाम पोर्ट्स बताता है। जूवी इलाई के साथ उसकी अजीब बातें सुनकर हंसने लगती है तो वो उससे कुछ छुट्टे पैसे मांग लेता है और उसकी ओर देखते हुए एक तारीख बताता है जो होती है 15 मई 2007। ये सुनकर वो कहती है कि उसे ये सब कैसे पता है। पोर्ट्स कहता है कि उसे सब पता है क्योंकि वो यहीं आसपास घूमता रहता है। ये कहकर वो चला जाता है और जूवी हैरान से उसे देखती रह जाती है। लेकिन 15 मई 2007 को क्या हुआ था ये राज अभी राज ही रहता है। अगले दिन फैक्ट्री में सैलरी न मिलने पर एलेक के वर्कर नौकरी छोड़कर जाने लगते हैं और सिर्फ टॉम नाम का एक पुराना वर्कर ही उसके कहने पर रुकता है। इस परेशानी में एलेक ने जूवी को भी फोन करके बुला लिया था और वो इलाई को साथ लेकर यहाँ आ जाती है। लेकिन यहाँ आकर जब उसे पता लगता है कि एलेक ने उसे बिना बताए अपना मकान भी गिरवी रख दिया था तो फिर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में घर चली जाती है। घर पर वो इलाई से स्कूल जाने के बारे में बात करती है लेकिन वो उससे एलेक के साथ उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करना चाहता है जो कुछ ठीक नहीं चल रही थी। जूवी उसके किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जैसे सवालों को सुनकर पहले तो हंसती है लेकिन फिर वो उससे बताने लगती है कि वो दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को पसंद करते हैं और पहले वो बहुत मस्ती किया करते थे लेकिन पिछले कुछ सालों में उसे याद नहीं कि उन्होंने साथ में अच्छा वक्त कब बिताया था। अगले दिन वो इलाई को स्कूल छोड़ाती है लेकिन वो लंच टाइम में एक टैक्सी बुक करके एलेक की फैक्ट्री पहुंच जाता है जहां उसके अलावा और कोई भी नहीं होता। एलेक उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे वापस स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगता है। जब इलाई उसे डैड कहकर बुलाता है तो वो उसे सख्ती के साथ डैड की जगह सिर्फ एलेक कहकर बुलाने के लिए कहता है। लेकिन जाते हुए जब इलाई उसके खिलौनों की तारीफ करता है तो फिर उसका लहजा नरम पड़ जाता है क्योंकि मार्केट में तो उसके खिलौनों की कोई कदर ही नहीं थी। इसके बाद वो घर पहुंचते हैं तो उन दोनों को ही जूवी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय कुछ चाइनीज खाना लेकर आ जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि ये खाना इलाई ने ऑर्डर किया था तो फिर वो दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और इस तरह एलेक भी अब उसे पसंद करने लगता है। रात को सोने से पहले जूवी जब देखती है कि इलाई ने उस बंद पड़े बेडरूम से एक टेडी बियर निकाल लिया है तो वो इसे तुरंत उससे छीन लेती है और डांटते हुए फिर कभी भी उस रूम में न जाने की सख्त हिदायत देती है। अब आधी रात को इलाई चुपके से घर से निकलकर पास के उसी गार्डन में पहुंच जाता है और बेंच पर सोए हुए मिस्टर पोर्ट्स को उठाकर उनसे बातें करने लगता है। पोर्ट्स उससे उसकी नई फैमिली के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन उसे रोज रोज स्कूल जाना पसंद नहीं है। पोर्ट्स उससे कहता है कि उसे थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि हर काम में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। उन दोनों की इन अजीब बातों के बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि फैक्ट्री में एलेक्स से मिलने जॉन बर्न्स नाम का एक बिजनेसमैन आता है जो उसकी फैक्ट्री का माल खरीदता था। लेकिन यहाँ वो ये कहने आया था कि अब वो उसका माल नहीं खरीद सकता क्योंकि इस मंदी के दौर में उसके पुराने मॉडल वाले खिलौने बिक नहीं पा रहे हैं। वो उसे दो ऑफर देता है कि या तो वो अपनी फैक्ट्री को उसे बेच दे या फिर कोई नया आइडिया लेकर उसके पास आए। इस बात से एलेक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने काफी पैसा लगाकर फैक्ट्री में खिलौनों का एक बड़ा स्टॉक जमा कर रखा था लेकिन अगर इन खिलौनों को कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आज वो अपने फादर की कब्र पर जाकर उनसे माफी मांगता है क्योंकि जिस फैक्ट्री को 50 साल पहले उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था उसने पिछले कुछ सालों में ही उसे बर्बाद कर दिया था। उसकी ये सारी बातें मिस्टर पोर्ट्स उसके पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। वो उसके पास आकर उसे कब्र पर खिल रहे गुलाब के फूलों को दिखाकर वहां से चला जाता है लेकिन एलेक्स समझ जाता है कि वो उसे क्या समझाना चाहता था, इसलिए वो हार मानने की बजाय एक बार फिर से इस मुसीबत से निकलने की कोशिश में लग जाता है और अब वो इलाई को भी फैक्ट्री में आने से मना नहीं करता। एक दिन वो उससे उसके ऑफिस में लगे एक पोस्टर के बारे में पूछने लगता है। एलेक उसे बताता है कि ये लेगोलैंड नाम की एक जगह है जहाँ वो कुछ साल पहले जाना चाहता था लेकिन अभी तक उसे वहाँ जाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। अब वो उसे अपनी फैक्ट्री में बने खिलौने दिखाने लगता है और कहता है कि किसी जमाने में ये सारे खिलौने बहुत फेमस थे लेकिन आजकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आने से उनके खिलौनों की डिमांड कम हो गई है। इलाई कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते और उनका क्रेज ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। एलेक इस बात से खुश होकर उसे उसकी पसंद की एक रशियन डॉल दे देता है जिसके अंदर 5 और डॉल होती हैं। अगले दिन इलाई जूवी से झूठ बोलता है कि एलेक आज उन्हें कहीं घुमाने ले जाने वाला है और वो उसे साथ लेकर फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री में एलेक उन्हें ऑफिस की डेस्क पर सोता हुआ मिलता है इसलिए आज वो काम का बहाना भी नहीं बना पाता और उसे उनके साथ जाना ही पड़ता है। लेकिन इलाई अभी तक उन्हें ये नहीं बताता कि वो जा कहाँ रहे हैं। वो ऑनलाइन मैप से देखकर रास्ता बताता रहता है लेकिन एक जगह पहुंचकर उन्हें एहसास हो जाता है कि वो उन्हें कहीं और नहीं बल्कि लेगोलैंड लेकर आया है जिसके बारे में कल एलेक ने उसे बताया था। अंदर पहुंचकर सबसे पहले इलाई छोटी ट्रेन की सवारी करता है और जोर देकर उन दोनों को भी अपने साथ बिठा लेता है। पहले तो एलेक ऐसे दिखाता है जैसे यहाँ आकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो लेकिन वो कब तक अपने आप को रोक कर रखता। वो उनके साथ स्कूटर की रेस लगाते हुए जोर से चिल्लाता है और रेस के बाद जब इलाई को उसका मिनी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो फिर वो भी बच्चों की तरह अपना और जूवी का ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लगता है। अब इलाई के साथ काफी मस्ती करने के बाद वो आइसक्रीम खाते हुए जूवी के साथ भी मस्ती करता है
आखिर में वो सब रोलर स्केटिंग करते हैं, जो एलेक और जूवी ने शादी से पहले अपनी पहली मुलाकात पर की थी। इसके बाद वो घर आ जाते हैं तो इलाई आज एलेक से उसे कहानी सुनाने के लिए कहता है। आज एलेक भी एक अच्छे फादर की तरह उसे बहुत ही दिलचस्पी के साथ कहानी सुनाता है और इसके बाद वो जूवी के पास चला जाता है। इलाई आज उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन सुबह को वो जल्दी उठकर पियानो पर एक धुन बजाने लगता है जो वहीं एक पेपर पर लिखी हुई थी। इस धुन को सुनकर एलेक और जूवी जल्दी से नीचे आते हैं, जैसे उन्हें किसी और के वहां होने की उम्मीद हो। इलाई के पूछने पर जूवी कहती है कि ये धुन एलेक उनके बेटे को सिखाया करता था। उनका बेटा? इलाई हैरान होकर उनकी ओर देखने लगता है और आज वो उसे सब कुछ बताने का फैसला कर लेते हैं। जूवी अब एक फोटो एल्बम खोलकर उसे अपने बेटे सैमुअल के बारे में बताने लगती है और कहती है कि आज वो उसके जितना ही बड़ा होता। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए वो उसे सैमुअल के पहले फुटबॉल मैच और उसकी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो उसका एंजल था, उसकी पूरी दुनिया बसती थी उसमें। बोलते हुए उसकी आवाज भारी होने लगती है। इसके बाद वो उसे उस रूम में ले जाती है जिसे वो हमेशा बंद रखती थी। ये सैमुअल का बेडरूम था जो आज भी उन्होंने वैसे का वैसा ही रखा था। इलाई उससे पूछता है कि हुआ क्या था। जूवी खिड़की से नीचे देखते हुए बताने लगती है कि 2 साल पहले जब वो अपना फुटबॉल मैच खेलकर उसके साथ घर वापस आ रहा था तो एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। अब वो उसे अपने साथ सैमुअल की कब्र पर ले जाते हैं। एलेक के हाथ में वही टेडी बियर होता है जिसकी वजह से जूवी ने एक दिन इलाई को डांटा था। वो कहता है कि सैमुअल रोज रात को इसे अपने साथ लेकर सोता था और उसे आज भी रोज सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे वो उसी कमरे में हो। ये बताते हुए एलेक टूट जाता है और रोते हुए कहता है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल में एक बड़ा सा छेद बन गया हो जो कभी नहीं भर सकेगा। इस तरह एलेक और जूवी पिछले 2 साल से जो दर्द अपने दिल में दबाकर जी रहे थे वो आंसुओं के साथ आज बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक रोते रहते हैं। उनसे थोड़ी ही दूरी पर मिस्टर पोर्ट्स भी खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। अब घर पर जूवी एलेक से कहती है कि उन्हें अब इस कमरे की सफाई कर देनी चाहिए। एलेक भी एक गहरी सांस लेकर इसके लिए हामी भर देता है। रात को वो गार्डन में जाता है और जुगनुओं को देखता हुआ मिस्टर पोर्ट्स के पास पहुंच जाता है। एलेक उसे पहचान लेता है और आज वो उससे अच्छी तरह मिलकर बातें करने लगता है। मिस्टर पोर्ट्स आज उससे पूछता है कि क्या वो ईश्वर में विश्वास करता है। एलेक कहता है कि वो उसमें कैसे विश्वास रख सकता है जो जिंदगी को बर्बाद करता है। पोर्ट्स कहता है कि शायद ये कोई इम्तिहान हो। फिर वो कुछ सोचकर कहता है कि इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो हमेशा अतीत में जीते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं। वो कहता है कि यादों की भी जिंदगी में अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन खुश रहने के लिए अपने वर्तमान से जुड़कर उसी में जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। मिस्टर पोर्ट्स की इन बातों का एलेक के ऊपर गहरा असर होता है और अगले दिन नाश्ते की टेबल पर भी वो उसका ही जिक्र करने लगता है। इलाई अपनी रशियन डॉल को खोलते और बंद करते हुए कहता है कि मिस्टर पोर्ट्स एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह है जिसके अंदर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। अचानक उसकी ये बात सुनकर एलेक की आंखें चमक जाती हैं और वो कहता है कि उसके दिमाग में एक नया आइडिया है। अब वो तुरंत इलाई के साथ फैक्ट्री पहुंचकर एक नया डिजाइन तैयार करने में लग जाता है। डिजाइन बनाकर हर बार वो इलाई को दिखाता है, लेकिन वो उसके कई डिजाइन फेल कर देता है। फिर भी एलेक लगातार कोशिश करता रहता है और आखिर में एक डिजाइन इलाई को पसंद आ जाता है। इसके बाद एलेक उस डिजाइन से एक लकड़ी का बॉक्स तैयार करता है और वो इसमें अपनी फैक्ट्री के 5 अलग अलग तरह के खिलौने पैक कर देता है। अब एलेक जॉन बर्न समेत खिलौना इंडस्ट्री के कुछ बिजनेसमैन लोगों को फोन करके कहता है कि वो उन्हें अपना एक नया प्रोडक्ट दिखाना चाहता है। अब वक्त आता है प्रेजेंटेशन का, जिसमें उसका सबसे पुराना वर्कर टॉम भी उसका साथ देने के लिए आ जाता है। लेकिन एलेक अपनी जगह इलाई को प्रेजेंटेशन के लिए अंदर भेजता है और खुद बाहर खड़ा होकर ये सब देखने लगता है। अब एक 7 साल के बच्चे को देखकर सारे बिजनेसमैन हंसने लगते हैं और उन्हें ये कोई मजाक लगता है। लेकिन इलाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बताता है कि वो एलेक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ प्रेजेंटेशन देने आया है। ये कहकर वो उस बॉक्स के ऊपर से पर्दा हटा देता है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क के निशान के साथ मिस्ट्री बॉक्स लिखा होता है। उनमें से सबसे पहले जॉन बर्न उससे पूछता है कि इसके अंदर कौन से खिलौने हैं। इलाई कहता है कि अगर उसने ये बता दिया तो फिर इसे मिस्ट्री बॉक्स कौन कहेगा। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक दूसरा बिजनेसमैन इलाई का पॉइंट समझ जाता है और कहता है कि लोग इसके अंदर के खिलौनों को जाने बिना इसे खरीदेंगे क्योंकि मिस्ट्री सबको पसंद है। वो कहता है कि आधे से ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी तो उन्हें इसे खरीदने और खोलने में ही मिल जाएगी। उसकी ये बात सुनकर एक जापानी बिजनेसमैन वहीं पर 20,000 बॉक्स का ऑर्डर दे देता है और फिर एक एक कर सभी अपना अपना ऑर्डर देने लगते हैं। तभी एलेक भी अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी उसके इस अनोखे काम के लिए उसकी तारीफ करते हैं। एलेक आज बहुत खुश होता है और इस खुशी के मौके को वो अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय करता है। रात को इलाई के साथ बॉल से खेलते हुए वो उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे डैड कहकर बुला सकता है। उसकी ये बात सुनकर इलाई और जूवी दोनों खुश हो जाते हैं। आज आधी रात को फिर से इलाई गार्डन में जाकर मिस्टर पोर्ट्स से मिलता है। पोर्ट्स एलेक की कामयाबी की खबर सुनकर बहुत खुश होता है और फिर वो उसके कान में कुछ कहता है। अगले दिन इलाई के साथ एलेक और जूवी गार्डन में आते हैं और मिस्टर पोर्ट्स को क्रिसमस पर अपने घर आने के लिए इनवाइट करते हैं।
अब क्रिसमस पर दिखाया जाता है कि मिस्ट्री बॉक्स को मार्केट में जबरदस्त कामयाबी मिल जाती है और बच्चों में इसकी दीवानगी सर चढ़कर बोलने लगती है। मार्केट की इस हाई डिमांड को पूरा करने में एलेक को कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसे फैक्ट्री में सिर्फ बॉक्स बनवाने पड़ते हैं और खिलौनों का स्टॉक तो उसके पास पहले से ही काफी पड़ा हुआ था। रात को मिस्टर पोर्ट्स उनके घर आता है और एलेक के कहने पर आज वो क्लीन शेव करके नहाकर बाथरूम से बाहर निकलता है। अब वो सब साथ में डिनर करते हैं और एक गेम खेलकर काफी मस्ती करते हैं। मिस्टर पोर्ट्स उन्हें इस तरह हंसता खेलता देखकर बहुत खुश होता है। जब वो जाने लगता है तो जूवी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देती है। पोर्ट्स पैसे लेने से मना करता है, लेकिन वो कहती है कि सड़कों पर जिंदगी गुजारने से पहले वो भी तो किसी का प्यारा बेटा रहा होगा और उसकी जगह उसका अपना बेटा भी तो हो सकता था। पोर्ट्स के जाने के बाद वो इलाई को उसके कमरे में सुलाने जाती है। आज वो उससे पूछता है कि क्या वो एंजल्स में विश्वास करती है। जूवी इस बात का कोई खास जवाब नहीं देती, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो एलेक के पास जाकर उसे एक गिफ्ट देती है। एलेक इसे खोलकर देखता है तो ये कुछ और नहीं बल्कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिसकी उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मतलब वो मां बनने वाली थी। इस खबर से एलेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो जूवी को अपने सीने से लगा लेता है। वो ये खबर इलाई को सुनाना चाहता है, लेकिन जूवी कहती है कि वो सो गया होगा। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वो ऊपर बैठकर काफी वक्त से उन्हें देख रहा था। अगले दिन सुबह होते ही एलेक ये गुड न्यूज सुनाने के लिए ऊपर उसके कमरे में जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होता, बल्कि बेड पर उन दोनों के नाम एक लेटर पड़ा होता है। नीचे फोन पर अनाथ आश्रम की अकाउंटेंट जेन की कॉल आती है, जो जूवी को बताती है कि मिसेस लैंग ठीक होकर अस्पताल से वापस आ गई हैं। फिर वो बताती है कि उसने उनका वो फॉर्म मिसेस लैंग को दिखाया था, लेकिन इलाई नाम का कोई भी बच्चा उनके आश्रम में कभी था ही नहीं और अब उस फॉर्म के ऊपर उस बच्चे की फोटो भी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर जूवी के हाथ से कॉफी का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है। वो हैरान परेशान सी एक डेस्क पर झपटती है और उसमें से इलाई का लेगोलैंड वाला मिनी ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर देखती है, लेकिन इस पर भी उसकी फोटो नहीं होती। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगता है कि इलाई और मिस्टर पोर्ट्स इंसानों के रूप में तो एंजल्स थे, जो उनकी बिखरी हुई जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए आए थे। उसे याद आ जाता है कि हॉस्पिटल में उसके पास अनाथ आश्रम का कार्ड रखकर जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पोर्ट्स ही था। अब वो ऊपर जाकर इलाई का वो लंबा सा लेटर पढ़ती है, जिसमें उसने उन्हें अपने बेटे सैमुअल की बुरी यादों को भूलकर उसकी अच्छी यादों के साथ जिंदगी बिताने की बात कही थी। पढ़ते पढ़ते वो रोने लगती है और रोते हुए लेटर का बाकी हिस्सा पढ़ती है, जिसमें उसने अपने जाने और अपने लिए उनके प्यार का भी जिक्र किया था और एक भविष्यवाणी की थी कि उनके घर में बेटी पैदा होगी। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि एलेक और जूवी अपनी नन्ही सी बेटी के साथ बहुत खुश होते हैं और एक दिन जूवी को ऐसा महसूस होता है जैसे इलाई उनसे मिलने वापस आया हो, लेकिन उसकी नजर पड़ते ही वो मुस्कुराकर गायब हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।